आपने सोशल मीडिया के ऊपर बारहा सुना होगा कि आज मैंने 1000 पिप्स की ट्रेड क्लोज की। आपने कहीं पे ये भी सुना होगा, कोई इंसान कह रहा होगा मैंने 1500 पिप्स एक ही ट्रेड में कैप्चर किए। तो ये इस तरह की ट्रेड्स कौन सी ट्रेड्स होती हैं, इतने लंबे लंबे टारगेट्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं और इनके अंदर एंट्री कैसे की जा सकती है, ये तमाम सवालात मेरे से मेरी लाइव स्ट्रीम में बहुत पूछे जा रहे थे। और ये जो टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग का, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है जितनी भी मैंने अपनी पिछले 2 हफ्ते में लाइव स्ट्रीम्स की हैं। सो आज फाइनली मैं इस वीडियो के साथ आ गई हूँ कि आप किस तरीके से स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं और स्विंग ट्रेड लेने का जो भी प्रोसेस है, क्या क्या कुछ देखना होता है, क्या कोई स्पेशल चीज देखनी होती है या फिर कोई नॉर्मल जैसे हम इंट्राडे लेवल्स निकालते हैं वैसे ही निकालने हैं। ये सारी चीजें अब हम जाएंगे चार्ट्स के ऊपर और वहां जाके समझेंगे कि हम स्विंग ट्रेड्स किस तरीके से ले सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द चार्ट्स। जी अब आ चुके हैं हम चार्ट्स के ऊपर। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से एक स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हैं। लोगों को इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जी इंट्राडे के अंदर और स्विंग ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या कोई स्पेशल चीज़ है जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करनी होती है। तो ये सारे सवालात बिगनर्स के होते हैं। देखिए स्विंग ट्रेड होती क्या है कि आपने ट्रेड को होल्ड करना होता है। आपकी ट्रेड 2 वीक्स भी चल सकती है, 1 मंथ भी चल सकती है, 1-2 महीने भी चल सकती है, लेकिन साल तक नहीं जा सकती। अगर आपकी कोई ट्रेड साल तक चल रही है तो फिर वो स्विंग ट्रेड नहीं कहलाएगी बल्कि वो इन्वेस्टिंग काउंट होगी। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें जो स्विंग ट्रेडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ बड़े कैपिटल वाले लोग ही कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका कैपिटल 5000 यूएसडी तो होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होगा तो फिर स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि फिर आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई ये थोड़े से बड़े कैपिटल के साथ की जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हम किस टाइम फ्रेम को क्या देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे स्विंग ट्रेड बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा जी बड़ा टाइम फ्रेम हमने यूज करना है, तो वीकली का टाइम फ्रेम आएगा और साथ में डेली का टाइम फ्रेम आएगा। अब इन दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने हैं। ठीक है, मैं चार्ट्स के ऊपर जाकर मुकम्मल समझाऊंगी भी कि किस तरह से आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने हैं। तो फिलहाल आप बस देखें कि क्या टाइम फ्रेम हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास कौन से टाइम फ्रेम्स आते हैं। H4 का टाइम फ्रेम, H2 का, H3 का, H1 का। अब ये वाले जो टाइम फ्रेम्स हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे कन्फ्लुएंसेस इकट्ठे करने के लिए कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट जोन मार्क करके आ रहे हैं वीकली से या डेली से, तो अब इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर H4, H2, H3 और H1 के ऊपर हमने ये देखना है क्या कोई अदर कन्फ्लुएंस भी है इस ट्रेड के लिए। तो हमने इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर क्या करना है, गैदर कन्फ्लुएंसेस। अब गैदर कन्फ्लुएंसेस का मतलब ये होता है कि आपने इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखना है कि अगर तो मैं कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई और इस ट्रेड के लिए कन्फ्लुएंस है। ये चीज आपने इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखनी होती है। फिर हमने करनी होती है एग्जीक्यूशन, जो कि हम स्विंग ट्रेड के लिए करेंगे M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन होती है। सो ये वाले टाइम फ्रेम्स हम स्विंग ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन के लिए नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। अब आपने क्या करना है कि इन टाइम फ्रेम्स को और इनके रोल्स को जो है अपने पास लिख कर रख लेना है, ताकि जब भी आप स्विंग ट्रेड लें तो आपको कोई भी रूल ना भूले। अब इसी चीज़ को एग्जैक्टली अप्लाई करते हुए मैं आपको गोल्ड के ऊपर बताती हूँ कि किस तरीके से एक स्विंग ट्रेड बन सकती है। अभी मैं जाऊँगी वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ से हमने एनालिसिस वगैरह अपना स्टार्ट करना है इसके मुताबिक, और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना गोल्ड के चार्ट के ऊपर रिसेंटली ये काम हुआ है कि मार्केट एक जगह पर सस्टेन कर रही थी बार बार, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। क्योंकि हमने वीकली और डेली के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना होता है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों ये इंपॉर्टेंट एक लेवल था, आइए मैं आपको इसका भी रीजन बताती हूँ। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट था कि ये लास्ट उम्मीद थी जहां से बाइंग आ सकती थी, ये लास्ट बाइंग जोन था। क्योंकि अगर ये भी टूट जाता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे इम्बैलेंसेस पड़े हुए हैं। अगर ये टूट जाता तो मार्केट इन सारे इम्बैलेंसेस को फिल करने नीचे आती, लेकिन ये वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था बाइंग का, जहां से अगर हमें बाइंग मिलनी थी, जहां से अगर मार्केट बाइंग देती तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थे, अगर इसको तोड़ देती तो फिर इसने नीचे चले जाना था। दैट्स वाई एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब हम वापस चलते हैं जी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें यही हालात नजर आ रहे हैं। और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक और चीज़ थी जो यहाँ पर हमारी स्विंग ट्रेड को कंफर्म कर रही थी, वो ये जो मैं बार बार अपने
लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी बनाकर दिखा रही थी। यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बन रहा था, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मतलब कि मार्केट में यहाँ पर लिटिल बिट कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई थी। अब ये मैं बार बार लाइव में बना के दिखा रही थी कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट हुआ उस तरफ फिर उसने जाते रहना, ये मैंने लाइव में बताया था। और देखिए यहाँ से मार्केट बाइंग में गई है तो फिर ये रुक ही नहीं रही है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर थी, एक ऐसा डिमांड जोन जो कि लास्ट उम्मीद थी बाइंग के लिए, और यहाँ पर ही इस तरह का चैनल फॉर्म हुआ था। अब इस पॉइंट के ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पर हमने ये चीज देख ली। अब हमने जाना कहाँ है, 4H के टाइम फ्रेम के ऊपर, 2H 3H, जहां पर भी आपको क्लीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो, जहां पर भी आपको क्लीन कन्फ्लुएंसेस नजर आ रहे हो, आप वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। लाइक मैं H1 के टाइम फ्रेम पर आई हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक कन्फ्लुएंस क्या है कि देखो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम मार्क करें, अगर हम H4 से स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो ये आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पुल बैक से हम इनको मार्क कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट ने ये जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था ना, जिसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं, मार्केट ने ये ब्रेक किया। ये देखिए ये वाला हाई एक बड़ा स्ट्रक्चर है, मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया है, यानी कि हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ हो चुका है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से अब बाइंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्फिडेंस हो गया हमारी ट्रेड के लिए, जो हम बाइंग प्लान करें अब हमें मजीद हौसला हो गया कि हाँ हम सही सोच रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी ये जो H3 H2 H1 जहां पर भी सही क्लीन स्ट्रक्चर नजर आए, कोई कॉन्फिडेंस नजर आए, अब वहां से ये देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि वापस से जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमने इनके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है। लाइक मैं आ चुकी हूँ डायरेक्टली M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर यहाँ से देखा जाए मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर भी बाय का ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से हमने कोई जोन ढूंढना है जहां से हम बाय कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर मैं फिबोनाची भी लगाकर दिखाऊं आपको, तो हमें चाहिए ये कि मार्केट एक दफा रिट्रेस करे, प्राइस रिट्रेस करे। और आप सबको पता है कि फिबोनाची का जो नीचे वाला लेवल होता है इसको हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं, और अगर मार्केट डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आती है तो ये हमारे लिए बाय करने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सस्ते दामों में गोल्ड बाय करने को मिल जाएगा और इस तरीके से हमारा ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे, और गोल्डन लेवल भी हमारे पास एक अच्छा लेवल है। और अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, लाइक मैं H4 के ऊपर देखूं, तो हमारे डिस्काउंटेड जोन के अंदर ये वाला एक FVG भी पेंडिंग है। अगर तो मार्केट इस FVG तक आती है तो फिर हम यहाँ से बड़ी खूबसूरत बाय कर सकते हैं, और ये एक स्विंग ट्रेड होगी। अभी गोल्ड यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा चल रहा है और ये राइट नाउ एक सप्लाई के ऊपर मौजूद है, और अगर इसी तरह से सप्लाई रिस्पेक्ट होती रही और मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड आया और मार्केट अगर यहाँ इस जोन तक आई नीचे तक, तो इस पॉइंट से हम एक बाय की ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अप टू दिस लेवल। अब ये यहाँ से अगर मैं आपको चिप लगाकर दिखाऊं, ये एक स्विंग ट्रेड होगी। अगर मैं यहाँ से आपको चिप लगाकर दिखाऊं तो एटलीस्ट ये वाले हाइस तो हम टारगेट करेंगे, और स्टॉप लॉस कोई हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसके मुताबिक हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छी है, और अगर टारगेट देखा जाए तो 3123 पिप्स का ये टारगेट है, 3123 पिप्स का। और स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 758 पिप्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब अगर तो आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर 700 पिप्स पकड़ना या फिर 100 पिप्स पकड़ना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप यहाँ पर देखोगे मैंने क्यों कहा था कि ये बड़े कैपिटल वाले लोग ही कर सकते हैं, उसका रीजन ये है कि आप स्टॉप लॉस देखो, 758 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि इंट्राडे वाले ट्रेडर्स के लिए उनका टारगेट होता है। सो इसलिए स्विंग ट्रेड सिर्फ बड़े कैपिटल वाले लोग ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टारगेट ज्यादा है तो स्टॉप लॉस भी नॉर्मल से ज्यादा ही बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 3000 प्लस पिप्स की ये रेंज है जो कि हम यहाँ पर कैच कर सकते हैं अगर ये स्विंग ट्रेड फॉर्म होती है। और कोई जादुई छड़ी नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ये बाकी जो एनालिसिस होते हैं उनके एनालिसिस जैसा ही होता है, बट फर्क ये है कि यहाँ पर आपने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपना एनालिसिस करना होता है और बड़े ही टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन भी करनी होती है। इसके अलावा अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना होता है फॉर वीक्स एंड मंथ्स। बस यही डिफरेंस है इंट्राडे के अंदर और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। उम्मीद है कि अब आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छे तरीके से आ गई होगी एंड देयर इज नो एनी डाउट लेफ्ट इन दिस टॉपिक। ओके जी, सो अब आपको स्विंग ट्रेडिंग की मुकम्मल समझ आ गई है कि भाई स्विंग ट्रेड्स, लंबी लंबी ट्रेड्स हम किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ आप गोल्ड में नहीं बल्कि बाकी तमाम पेयर्स में भी इसी तरह से इन ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट एंड बी कनेक्टेड टू डायमंड वन एंड टुगेदर लेट्स फाइंड डायमंड्स इन द चार्ट्स।